वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फ्यूचर जज में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी से बात करने जा रहे हैं बिहार जुडिशरी के बारे में, जो कि आने वाली 9 तारीख यानी 9 अगस्त 2020 को होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो अगर अपन जीके की बात करें तो जीके में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, प्लस आपसे पूछा जाता है साइंस। आपको एक फैक्ट बता दूं, या तो आप इसे फन फैक्ट समझिए या फिर आपको इसे जो भी फैक्ट समझना है वो समझिए कि बिहार एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आईपीसी नहीं आती और साइंस पूछी जाती है। साइंस का एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एक अलग से सब्जेक्ट बना रखा है साइंस को, वो मेंस में साइंस पूछी जाती है और आईपीसी इज़ नॉट इन द सिलेबस ऑफ बिहार जुडिशरी। अब पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है, पर जो भी है हमें इसके हिसाब से चलना है। तो हम बात कर रहे थे जीके की, जीके में करंट अफेयर्स। जी, तो हम बात कर रहे थे जीके की, जीके में आ गया अपना करंट अफेयर्स, फिर आता है अपना साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो कुल मिला के अगर इसको छोटे रूप में बोला जाए, कुल मिला के अगर छोटी बात करी जाए तो फिर इसमें आते हैं अपने स्टैटिक एंड करंट। एंड जैसे कि आपको पता है, करंट में तो चलो ठीक है, आपको लास्ट 1 ईयर तक जो भी है वो सब पता होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर, बाकी इसकी भी कोई लिमिट है नहीं। लेकिन स्टैटिक इज़ अनलिमिटेड, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर देना ही पड़ेगा अगर आपको इस बिहार जुडिशरी में सिलेक्शन चाहिए तो। फिर ये तो हो गई प्रीलिमिनरी की बात, टोटल हो गया 250। ये तो हो गई प्रीलिमिनरी की बात, टोटल हो गया अपना 250 मार्क्स बाइफरकेटेड इनटू 100 प्लस 150। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं अपन मेंस पे। तो मेंस एग्ज़ाम में आपका कंडक्ट कराया जाता है ये, वैसे तो टोटल होता है 1050 मार्क्स का। इसके बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हाल फिलहाल अपने लिए प्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हालांकि मेंस भी इम्पॉर्टेंट है, हमें पहले से ही सब प्लानिंग करके रखना चाहिए, बट स्टिल इसके बारे में आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और पूरा हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे, ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड नथिंग एल्स। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें होंगी इस चैनल पे और कुछ नहीं। याद रखो यार, तुम्हें जज बनने से मतलब है, तुम्हें जज बनने से मतलब है या फिर एक स्कॉलर। डिसीजन इज़ योर्स। आप कमेंट सेक्शन में बताइए जज बनना है या स्कॉलर। अगर स्कॉलर बनना है तो मैं आपको पूरा ज्ञान दे सकता हूँ, पूरा ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जज बनना है तो आपको लिमिटेड ज्ञान मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आगे चलते हैं, मेंस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम अपना होता है 1050 मार्क्स का। टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें 5+3। अब आप सोच रहे हो 5+3 इसका क्या मतलब हुआ? तो सर 5+3 का मतलब होता है 5 कंपलसरी एंड 3 ऑप्शनल। हाँ जी, इसमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ 5 आपको चूज़ करना रहता है, जो कि डेट जा चुकी है फॉर्म फिल करने की। तो आई होप आप सब ने वो सब चूज़ किया ही होगा, क्योंकि वो फॉर्म में ही आपको फिल करके देना पड़ता है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो इसका एक बार जल्दी से अपन चल के सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल में आपके पास क्या क्या आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शनल में आपके पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमर्शियल लॉ। तो इन 5 सब्जेक्ट में से आपको केवल 3 का ही एग्ज़ाम देना है। आपको सबके बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, अब आपको चूज़ करना है कि कौन से। और हर एक एग्ज़ाम आपका होगा 150, हर एक एग्ज़ाम आपका होगा 150 मार्क्स का।
150, सिंगल एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपके ऑप्शनल 450 मार्क्स। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में अपने पास आ गया है सबसे पहले तो जीके, सेम स्टैटिक एंड करंट बोथ, स्टैटिक एंड करंट। फिर आता है अपने पास साइंस, ऐसे साइंस। फिर आता है अपने पास जनरल, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एंड लास्ट इज एविडेंस एंड प्रोसीजर। अब ये एविडेंस एंड प्रोसीजर इन्होंने लिख तो दिया, लेकिन इस एविडेंस एंड प्रोसीजर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब ये एग्ज़ाम जो होता है आपका, जीके वाला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है जीके और साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स हो गए। फिर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये आपके 100 के होते हैं, बाकी सब आपके 150 मार्क्स के होते हैं। सिर्फ जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये दो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। अब जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, इनकी आपकी जो कट मेरिट बनती है मेंस की जो मेरिट बनती है, उसमें जनरल माफ़ कीजिएगा, तो जो आपकी मेंस की जो मेरिट बनती है, उसमें जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये दोनों काउंट नहीं होते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ जो है आपके क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाइंग। तो बात करें अगर हम जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की, एक सेकेंड, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की, तो ये दोनों आपके 100 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके मेंस की मेरिट में काउंट नहीं होते। और ये सिर्फ होते हैं क्वालिफाइंग, यानी आपको इनमें मिनिमम नंबर लाने होते हैं। अगर आप वो भी नहीं ला पाते हैं, तो चाहे आप मेंस में बाकी सब्जेक्ट्स में टॉप ही क्यों ना कर दें, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं अगर अपन जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की, तो इन दोनों में आपको, ये दोनों आपके 100 नंबर के होते हैं, जो कि फाइनल जो मेरिट बनती है मेंस की, उसमें काउंट नहीं होते। ये सिर्फ होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी इनमें आपको जो मार्क्स लाने हैं वो लाने हैं 30, तो 30 लाने हैं। अगर आपके 29 आते हैं दोनों में से किसी भी एक पेपर में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे आप बाकी सब्जेक्ट्स में टॉप ही क्यों ना कर दो। तो याद रहे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अपन देख चुके हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये हैं कमर्शियल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये सब। और अगर अपन एविडेंस एंड प्रोसीजर की बात करें, तो एविडेंस एंड प्रोसीजर में इन्होंने एक ब्रॉड कैटेगरी में लिख रखा है एविडेंस एंड प्रोसीजर, लेकिन एंड इनके जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर अपन बीपीएससी की साइट पे जाएं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाएं, तो वहाँ आपको सिलेबस मिलेगा, एंड उस सिलेबस से आपको पता चलेगा कि एविडेंस एंड प्रोसीजर कोई में क्या क्या आता है। तो मैं आपसे सभी से के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि एविडेंस एंड प्रोसीजर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहेंगे। सबसे पहला आता है अपना एविडेंस एक्ट, सॉरी, एविडेंस एक्ट, ठीक है। दूसरा आता है अपना सीपीसी। तीसरा आता है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन। और चौथा आता है अपना स्मॉल कॉज।
तो ये 4 एक्ट्स हैं जो अपने को एविडेंस एंड प्रोसीजर में पढ़ने रहेंगे, जो कि मेंस में आते हैं 150 मार्क्स के, और ये प्री में भी पूछे जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू आपका होता है टोटल 100 मार्क्स का। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स, आउट ऑफ विच यू शुड गेट 35 विच इज़ क्वालिफाइंग नंबर। इस अगर आपके 37 आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जज बन चुके हैं, बट अगर आपके 34 आते हैं तो ये कंफर्म है कि आप इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये 35 मार्क्स लाना इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। एंड यहाँ से इंटरव्यू एंड मेंस दोनों के मार्क्स मिला के एक मेरिट बनती है, जो कि होती है अराउंड 950 मार्क्स, 850 मेंस के एंड 100 इंटरव्यू के। तो ये सब अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप बन जाते हैं बिहार स्टेट में जज। तभी तो इस चैनल का नाम रखा है मैंने फ्यूचर जज, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो एक ना एक दिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे ही और फ्यूचर में जज ज़रूर बनेंगे। तो बात कर लेते हैं हम अब प्री के सिलेबस की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने तो लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट्स। मतलब आप देख के बहुत खुश हो जाएगा, कोई भी खुश हो जाएगा, आप ही क्यों, कि 8 सब्जेक्ट्स पढ़ो और प्री निकालो। बट ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बीपीएससी की साइट पे और आपको खोलना पड़ेगा सिलेबस। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो काम मैं कर चुका हूँ, तो आपको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं प्री में, और वो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि एविडेंस एंड प्रोसीजर की अगर बात करें तो एविडेंस एंड प्रोसीजर में अपनी पहले ही बता चुका हूँ कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। एविडेंस एंड प्रोसीजर में 4 सब्जेक्ट आते हैं। एविडेंस, सीपीसी, माफ़ कीजिएगा मेरा स्टाइलस थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है आज। सीपीसी, आर्बिट्रेशन, सीआरपीसी और स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट। ये हो गया अपना पहले का बाइफरकेशन, यानी दिखने में तो एक पर सब्जेक्ट है 5। फिर सेकंड आता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ। सेकंड आता है अपना कॉन्स्टी एंड एडमिन लॉ। तो कॉन्स्टी में नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टी ऑफ इंडिया। और आप सभी के लिए मैं एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि अपनी एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरी लेक्चर सीरीज़ होगी और पूरी होगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड। नो बकवास, ओनली पढ़ाई, और वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊँगा, जो एग्ज़ाम में काम आएंगी, जो एग्ज़ाम में काम आती हैं, जिस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं एग्ज़ामिनर के, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर करूँगा। और ऐसे ही करके बाकी सब सब्जेक्ट्स भी मैं कवर करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। फिर एडमिन लॉ अगर देखा जाए तो एडमिन लॉ में इन्होंने 10-12 टॉपिक्स दे रखे हैं, जो कि आप या तो गूगल से पढ़ लें, नहीं तो आपके पास अगर कोई एडमिन लॉ की बुक है, एडमिन लॉ की अगर कोई बुक है, कोई रेफरेंस बुक है, तो फिर उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन
इतनी ज़्यादा डीप और डिटेलिंग की ज़रूरत है नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको गूगल से पढ़ लेना चाहिए जो इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं। और अगर आप रेफरेंस बुक रेफ़र करते हैं तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो यार वन स्टेप अहेड इन एडमिन लॉ। मैं वैसे ज़्यादा रेफरेंस बुक रेफ़र करने का ज़्यादा एडवाइस नहीं करता हूँ, बट स्टिल क्योंकि एडमिन लॉ पे कुछ मटेरियल मिलता नहीं है इजीली, इसलिए इसमें आप रेफरेंस बुक रेफ़र कर सकते हैं। फिर आता है अपना हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल हिंदू लॉ एंड मुस्लिम जो आता है वही आपको करना है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आता है इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट है सारे, इसमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी आ जाता है। लॉ ऑफ ट्रस्ट है सारे में आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। जी हाँ, प्री के लिए आपको ये भी पढ़ना होगा और आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत इजी रहता है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स में अगर देखा जाए तो टॉर्ट्स में इन्होंने कुछ बाइफरकेशन दे रखे हैं, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हो गया टॉर्ट्स का सिलेबस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या क्या दे रखा है इन्होंने? रेमेडीज, न्यूसेंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइबिलिटीज, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, डोमेस्टिक एंड कल्चरल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, नेग्लिजेंस, रॉन्गफुल डिसमिसल। अब इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, द रूल इन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में कौन सा रूल आया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल कौन सा होता है, कौन से रूल को रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल भी कहा जाता है। ये एक आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, चलते फिरते अपन ने एक प्री का क्वेश्चन भी कर लिया है। कौन सा रूल रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में आया था, या फिर कौन सा रूल रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल भी बोला जाता है, तो ये आपको देखने वाली चीज़ है। ऐसे ही इसमें टॉर्ट्स में टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक्स को आप टॉर्ट्स में पढ़िए और यू आर गुड टू गो। फिर नेक्स्ट आता है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉर्मल जो अपना बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट इज़ सफिशिएंट एंड यू डोंट नीड टू गो एनीथिंग डीपर। बेयर एक्ट पढ़िए और थोड़े अपने रेफरेंस बुक से अपने डाउट्स जो भी हों वो क्लियर करिए। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत है, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपकी क्लास नोट्स में से डाउट्स क्लियर करिए, वरना बेयर एक्ट इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी जुडिशरी एग्ज़ाम। तो कमर्शियल लॉ अगर देखा जाए तो कमर्शियल लॉ में अपने आ गया सबसे पहले माल की बिक्री, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पूरा पढ़ना है, पूरा। कंपनी विधि, कंपनी लॉ के बारे में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए क्योंकि कंपनी लॉ बहुत बड़ा है और एक अलग ही स्ट्रीम आ जाती है पूरी। तो आपको ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉ पूरा देखना है, उसके बारे में अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया। और जब हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करेंगे तब हम आपसे इस बारे में बात करेंगे, तो चिंता मत करिए, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, सब हम आपके लिए लेकर आएंगे आने वाले समय में। और आखिरी होता है अपना पार्टनरशिप एक्ट। ये हो गया अपना कमर्शियल लॉ, जिसके बारे में अक्सर लोगों को डाउट रहता है कि कमर्शियल लॉ आखिर होता क्या है। तो क्या क्या आ गया इसमें? सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनी लॉ और पार्टनरशिप। हिंदी में देखें तो माल की बिक्री, पर ग्राम में लिखते, कंपनी विधि और पार्टनरशिप। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। कहीं आप ये समझ लो ज़्यादा है और सब्सक्राइब ना करो। सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, इतनी दूर तक आए हैं तो कर दो यार, इतना भी क्या, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं।
सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो ये हो गए हमारे एडमिन लॉ के टॉपिक्स। देखिए सब देखे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वगैरह और जुडिशियल लेजिस्लेटिव। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बीपीएससी की साइट पे जाइएगा और वहाँ पे लेफ़्ट साइड में सिलेबस लिखा हुआ दिखेगा। लेफ़्ट साइड में क्या दिखेगा? सिलेबस लिखा हुआ। उस पर आप क्लिक करिएगा और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होगा उसको डाउनलोड कर लेना और आपको ये सिलेबस प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज़ आज हमने बात करी कि बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम कैसे बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम कैसे कराया जाता है, क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। माफ़ कीजिएगा, जैसे कि आपको पता है कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं या फिर मेरिट मार्क्स चाहिए होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग होते हैं, कौन से नहीं होते। तो ये सब आज हमने इसमें पता किया। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि प्री एग्ज़ाम में अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है प्री एग्ज़ाम में, तो यू शुड गेट मिनिमम 45% मार्क्स इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, and if you are reserved category student then you should get 40% मिनिमम मार्क्स। तभी आप इस रेस में पार्ट ले सकेंगे। अगर आपके इन नंबर से कम आए तो आप रेस से सीधे बाहर और आपकी प्री की मेरिट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जितनी भी कट ऑफ जाएगी 250 का प्री एग्ज़ाम होता है, 100 प्लस 150 जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया है, तो उसमें से आपके 45% तो आने ही चाहिए। 250 में से आपके 45% तो आने ही चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। तो जाते जाते इसको सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने जितने भी दोस्त हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, उनसे बात करें, उनको बताएं कि एक नया जितने भी। और आप सभी से निवेदन है कि जो आपके स्क्रीन पे ऐसे करके कुछ आ रहा होगा उसको क्लिक कर दें, इसको कहते हैं लाइक। और कमेंट में आप मुझे बताएं कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल कौन सा है और क्या आप जज बनना चाहते हैं या फिर स्कॉलर। जज और स्कॉलर। अगर जज बनना चाहते हैं तो फ्यूचर जज के साथ जुड़े रहें। अगर स्कॉलर बनना चाहते हैं तो कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराएं। और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। हम आपके लिए पूरी लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और उन सीरीज़ में हम पूरी बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कौन से पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है याद रहे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। वो सब टॉपिक्स हम इसी चैनल, आपके अपने चैनल फ्यूचर जज में कवर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।